नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डेंगू और बुखार से मरने वालों की संख्या 100 के पार चली गई है। अकेले फिरोजाबाद में 60 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 48 घंटों में 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सोमवार को जब एनडीटीवी की टीम फिरोजाबाद रिपोर्ट करने पहुंची, तब हमारे सामने 3 बच्चों ने सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। इस माँ की चीखें दिल छेद देती हैं। 5 साल की सावन्या को परिवार वाले सुबह 8 बजे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज लेकर आए। डॉक्टरों ने कह दिया जगह नहीं है। बच्ची बुखार से तड़पती रही और परिवार गिड़गिड़ाता रहा। लगभग 11 बजे बच्ची ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। मीडिया ये सच्चाई दिखा न दे तो आनन फानन में अस्पताल प्रशासन बच्ची का शव ले जाने लगा। सच छुपाने की हड़बड़ाहट में कई बार बच्ची का शव स्ट्रेचर से गिरते गिरते बचा। परिवार का आरोप है कि अगर बच्ची को समय पर इलाज मिलता तो सावन्या बच जाती। और ये देखिए ये इसको ले भी जा रहे हैं, स्ट्रेचर भी ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से ले जा रहे हैं कि जिसमें इंसान नहीं है, इंसान नहीं था। इस तरीके से आप लोग ले जा रहे हैं। ये बताइए, खुद की बहन होती है मालूम पड़ जाती है, इसको खुद की बहन होती है मालूम पड़ जाती। क्या बोले? मना कर दी, ये हालत उसकी सही है तो एडमिट नहीं कर सकते हम, जो जगह नहीं है हाल। आपकी बहन ने यही दम तोड़ दिया इलाज के बाद? हाँ जी। तो किसकी गलती मानते ये हैं? डॉक्टर साहब की गलती पूरी की पूरी। आपको लगता है अगर आपकी बहन को सही समय पर भर्ती कर लिया जाता तो वो बच जाती? बच जाती मेरी बहन। सावन्या की मौत के बाद 2 और बच्चों की अस्पताल के बाहर ही मौत हो गई। एक और बच्चे की मौत हो गई है यहाँ पर। कितनी उम्र है? क्या उम्र है इसकी? ये देखिए, तस्वीरें आम हैं। 1 साल का बच्चा है, उसकी मौत हो गई है। और ये यहाँ पर ये तीसरी मौत है जो हमने कैमरे पे रिकॉर्ड की है। 40 साल के राम तीरथ अपनी 17 साल की बहन शिवानी को कंधे पर उठाए अस्पताल परिसर में दर दर भटक रहे हैं। शिवानी को बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई घंटों तक भटकने के बाद राम तीरथ हार कर अपनी बहन को घर वापस ले गए। राम तीरथ का कहना है कि अस्पताल में ना तो इलाज मिला और ना स्ट्रेचर। 4 बजे की लड़की डरी है, कोई आराम नहीं मिला अभी तक। सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं है आपकी? कल 4 बजे की डरे। 4 बजे के डरे कल लेके कोई सुनवाई इसको है नहीं एडमिट कर रहे हैं। क्या हुआ था? कह रहे हैं घर ले जाओ। और क्या, अब जब घर तो ले जाएंगे, जब कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो फाइल मांग रहे हैं, फाइल भी नहीं दे रहे। कहीं अंत कहीं ले जाए तो उसको दिखा दे। 45 साल के भोला भी बुखार से तपती अपनी 11 साल की बेटी को अपने सीने से लगाकर घर वापस ले जा रहे हैं। भोला का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए बेटी का सैंपल भेजा है और कहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक भर्ती नहीं करेंगे। इसकी मैंने खून की जांच कराई, वो रिपोर्ट मिलेगी शाम को। रिपोर्ट मिलेगी। जब उसका इलाज होगा तब इलाज होगा। हाँ। बोला रिपोर्ट नहीं मिल रही तो इलाज नहीं करेंगे। नहीं हो रहा तो क्या करूँ, फिर अब मैं घर ले जा रहा हूँ ना। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक वार्ड के बाहर बुखार से तपते लगभग 20 से 25 बच्चे ऐसे ही जमीन पर लेटे अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनीजा का कहना है कि अस्पताल में न बेड की कमी है और न डॉक्टरों की। लोग घबरा रहे हैं, जिस वजह से अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। हमारे पास 2 पेशेंट्स ब्रॉड डेड आए थे और एक पेशेंट आप बता रहे हैं तो उसका एकदम से हुआ था। पेशेंट्स का एडमिशन हो रहा है, किसी को मना नहीं किया जा रहा है। पेशेंट्स आया होगा उसको अटेंड किया जा रहा है। हमें शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से हमें 30 डॉक्टर्स दिए गए हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, और उसके बाद से 15 डॉक्टर्स हमने भी चुने हैं यहाँ के लिए, अलग से हमने अपॉइंट किए हैं। साथ में हमारे ट्यूटर्स और लोग भी काम कर रहे हैं जो सिर्फ ऊपर का मैनेजमेंट देखते हैं। स्टाफ नर्सेज हमने काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिए हैं। इंसानियत के नाते सबको काम करना चाहिए और एक अच्छा मैसेज सबको ये क्लियर करना चाहिए कि जो पेशेंट हमारा सिक है हम उसको अटेंड कर पाए। हमारा कियोस्क का स्थिति अगर होगा तो हमारा नॉर्मल पेशेंट बीच में कहेगा हमें ले लो, तो हम सिक पेशेंट को नहीं देख पाएंगे। अस्पताल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है और उसके ठीक नीचे
बच्चे बुखार से तड़पते नजर आते हैं। आज सुबह से हमारे सामने 3 बच्चों की अस्पताल के बाहर मौत हो गई है। ऐसे ही बच्चे पूरा दिन इंतजार करते हैं बुखार में तपते हुए कि इनकी रिपोर्ट आए और उनको अस्पताल में दाखिला मिल जाए। और ये लगभग 1 महीने की कहानी है। हर रोज ऐसे ही अस्पताल के बाहर अंदर बच्चों की मौत हो रही है। ऐसी बिलखती माएं यहाँ से गुजरती हैं। सब असहाय हैं। प्रशासन कह रहा है सब ठीक है, पर जमीनी हकीकत बेहद दर्दनाक है। फिरोजाबाद में सहयोगी अशोक महाले और जितेंद्र किशोर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले सबको सरकारी राशन इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि अब्बा जान कहने वाले इसे हजम कर जाते थे। इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उमर अब्दुल्ला से लेकर महुआ मोइत्रा तक सभी लोगों ने इसे सांप्रदायिक एजेंडा करार कर दिया है। तो वहीं सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ट्विटर पर अब्बा जान ट्रेंड कर रहा है। कमाल खान की ये रिपोर्ट। योगी ने अब्बा जान कहकर अखिलेश यादव पे फिर हमला किया। कुशीनगर की सभा में कहा कि अब्बा जान कहने वालों ने सरकारी राशन बाहर बेच दिया। दरअसल यूपी में 2002 से 2010 के बीच खाद्यान्न घोटाला हुआ था। इसमें पीडीएस, अंत्योदय और मिड डे मील का अनाज खुले बाजार में बेचा गया। इस दौरान 2002 में बीजेपी बीएसपी की साझा सरकार, 2003 में मुलायम सिंह की सरकार और 2007 में मायावती की सरकार थी, लेकिन योगी ने इसे दूसरा रंग दे दिया। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगी के इस बयान पे तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि बीजेपी की मंशा हमेशा मुसलमानों के लिए जहर, नफरत और खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक एजेंडे पे चुनाव लड़ने की रही है। यहां एक सीएम दोबारा चुने जाने के लिए दावा कर रहे हैं कि हिंदुओं का राशन मुस्लिम खा गए। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि भारत में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता भड़काने का दोषी है। यह आईपीसी की दफा 153 का उल्लंघन है। कोई स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट, यूपी पुलिस। वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने ट्वीट किया कि यह हेट स्पीच है। एजाज नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि यूपी में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये सब किसी के अब्बाजान ने बनाई है। पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद मायाराम ने ट्वीट किया कि काश मैंने अपने पिता को अब्बाजान पुकारा होता। यह उस पिता से रिश्ते का कितना प्यारा इजहार है जो आपको मुसीबत से बचाने के लिए हिफाजत का आसमान आपके सिर पे तान देता है। अखिलेश यादव के साथ ये एक बार और भी हो चुका है। 6 अगस्त को लखनऊ में एक मीडिया कॉन्क्लेव में योगी ने कहा कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह हम ही ने कहा है और हमने कितना सच किया है। यह आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अखिलेश यादव ने 7 अगस्त को पार्टी दफ्तर में हो रहे कार्यक्रम में इस पे पूछे जाने पे सख्त नाराजगी जताई थी। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। अयोध्या आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को बीजेपी आरएसएस के एक वर्ग ने मौलाना मुलायम कहना शुरू किया था। सियासत के जानकार कहते हैं कि इसका मकसद खुद को हिंदू जनता का खैर ख्वाह और दूसरे को मुस्लिम परस्त साबित करना होता है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया जा सके। पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूटपाट इससे गूंज रहा है। महिलाओं का चीर हरण हो रहा है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। आप उन पे बात नहीं करने के ऊपर
आप सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के मुख्यमंत्री को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये अब्बा जान और ये अम्मी जान कह के आप मुद्दों से मत भटकाइए। सियासत के जानकार कहते हैं कि चुनावों में एक लड़ाई परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। अगर समाज में ये परसेप्शन बन जाए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के हक के ऊपर डाका डाल रहा है, तो ये दो वर्गों के बीच में ध्रुवीकरण का सबब बन सकता है। सियासत इस आग में घी डालती है, जिसका चुनावी फायदा होता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी को ईडी का नोटिस आया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। इस हद तक भाजपा गिर गई। ईडी के नोटिस को आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की करतूत बताते हुए बीजेपी पर घटिया राजनीति करने और काफी नीचे गिर जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपको पहले भी डराने की कोशिश हुई, नाकाम रही। हमें 2013 में नोटिस आया, 2014 में असेसमेंट हुई, 2015 में इनकम टैक्स का नोटिस आया, 2016 में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आया, 2017 में इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया, 18, 19, 20 हर वित्तीय वर्ष में भाजपा के लोगों ने हमें ईडी हो, इनकम टैक्स हो या दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारी एजेंसियों से नोटिस भिजवाए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 2017 में पंजाब चुनाव के समय आपके पंजाब विधायक ने पार्टी के लिए अमेरिका में $1 लाख जुटाए। ईडी जानना चाहती है कि यह पैसा कहां से आया। सुखपाल खैरा पर ड्रग ट्रैफिकिंग और फर्जी पासपोर्ट के मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज है। फिलहाल वो आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ईडी ने 22 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ के लिए बुलाया है। खास बात है कि आम आदमी पार्टी पिछले महीने ही ऐसी किसी कार्रवाई की आशंका जता रही थी। हमें बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को, ईडी को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थानी जी को सौंपी है कि इन 15 लोगों को रेड करके इनके ऊपर रेड डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ, इन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाओ और इनको बर्बाद करना है। आने वाले चुनाव से पहले इनको बर्बाद करना है। ये टास्क प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई को दिया है, उन्होंने ये टास्क ईडी को दिया है, उन्होंने ये टास्क दिल्ली पुलिस को दिया है। आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के नोटिस मिलते रहे हैं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस पहली बार मिला है। अब आगे जब आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे ईडी के दफ्तर में, तब और बात पता चलेगी कि किस तरफ ये मामला जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनाव से ठीक पहले, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब नोटिस आएगा तो इस तरह के आरोप तो आम आदमी पार्टी लगाएगी ही। और ख़ास तौर से तब जब अगस्त के महीने में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि कार्रवाई हो सकती है हमारे नेताओं के खिलाफ, और ऐसे में फिर ईडी का नोटिस आ जाए, तो फिर जो है आम आदमी पार्टी इस मामले को जाहिर सी बात है जोर शोर से उठाएगी ही। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कहां-कहां है बुरा हाल। मुंबई बलात्कार मामले में 3 दिनों के भीतर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दूसरी बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे खुलासे भी किए। तो वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में शुक्रवार सुबह एक महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने सोमवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में और जानकारी दी। पुलिस ने अब तक की जांच में पाया कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को जानते थे,
पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद आरोपी ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात के लिए इस्तेमाल किए हथियार को जब्त कर लिया है। 1 महीने के भीतर ही इस मामले में चार्जशीट दर्ज की जाएगी। As mentioned in postmortem report, it is mentioned as evidence of pertinitis. पोस्टमार्टम के अनुसार शरीर के कई हिस्सों में चोट की वजह से अननेचुरल कारणों से पीड़ित की मौत हुई है। Multiple injuries over body. However, samples preserved for accessory examination report in bracket unnatural death. अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां अब मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं संजय राउत ने सामना के जरिए बीजेपी पर हमला किया। संपादकीय में लिखा गया है कि हाथरस बलात्कार की तुलना मुंबई के बलात्कार के साथ किया जा रहा है, जो गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस बलात्कार में आरोपियों को पकड़ने में आनाकानी कर रही थी। पीड़ित लड़की के शव को भी सरकार ने जल्दबाजी में जलाकर सबूत नष्ट किया। कठुआ में हुए बलात्कार में भी एक पार्टी के लोग आरोपियों के समर्थन में सड़क पर उतरे थे। मुंबई में जो हुआ उसमें जौनपुर पैटर्न का पता चलता है। बीजेपी अब शिवसेना के इस संपादकीय पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। अब आरोपी कौन से प्रांत से है, क्या इस बात से उसका आरोप क्या कम अधिक हो सकता है? कौन से प्रांतों की राजनीति कर रही है शिवसेना? महाराष्ट्र में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के मामलों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार शाम एक बैठक किया और जल्द ही इस तरह के मामलों में कमी लाने के आदेश दिए। राज्य में महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार एक चिंता का विषय है, लेकिन जब एक नेता एक जगह के बलात्कार की तुलना दूसरे राज्य में हुए बलात्कार के साथ करते हैं, तो वाकई एक सवाल उठता है कि क्या ये नेता इस मामले को लेकर वाकई संवेदनशील हैं या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अब बात भारी बारिश और बाढ़ की करते हैं। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में हैं। जामनगर का भारी बारिश से बुरा हाल है। जामनगर के कई गांवों का बाढ़ और जल भराव के कारण जिले से लगभग संपर्क ही टूट चुका है। फिलहाल प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन हर जतन कर रहा है। चारों ओर से बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को रस्सी और सीढ़ियों के सहारे निकाला जा रहा है। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। राजकोट शहर में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजकोट शहर में कई जगह घुटने तक पानी भरा हुआ है। राजकोट में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। इसमें सवार एक कारोबारी और उनका ड्राइवर लापता है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे मंदिरों में पानी घुस गया है। सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे सहयोगी धनेश और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।